शांति एक बहुत ही गरीब और बेसहारा औरत थी। उसके पति का देहांत काफी समय पहले हो गया था। शांति के दो बच्चे थे, रिया और बिट्टू। शांति दोनों को अकेले ही पाल रही थी। शांति घरों का काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाती थी और अपने बच्चों को पालती थी। ऐसे ही एक दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। शांति काम के लिए लेट हो जाती है और खुद से बात करते हुए बोलती है। हे भगवान, ये बरसात भी हमारे घर के ऊपर ही क्यों हो रही है? कहीं और जाकर नहीं हो सकती है क्या? अगर मैं थोड़ी देर और रुक गई ना घर पे, तो मुझे काम पे जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो जाएगी और फिर मालकिन गुस्सा करेगी कि मैं काम पर नहीं आई हूँ, मेरे नाटक है। भगवान, कोई तो मदद करो। बरसात में वैसे भी हम लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, ऊपर से अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो कितना बुरा हाल होगा। थोड़ा तो सोचो भगवान। शांति काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इसीलिए शांति काम पर बारिश में ही निकल जाती है। जैसे तैसे कर शांति अपनी मालकिन के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। शांति की मालकिन सुलोचना दरवाजा खोलती है और शांति को देख बोलती है। ए, आ गई तू? ये कौन सा समय तेरा यहाँ पर आने का? हमने तुझे काम पे रखा है, तूने हमें काम पे नहीं रखा जो तू हमें इंतजार करवाएगी। समय नाम की कोई चीज होती है, इंसान को समय पे आना चाहिए। और एक तू है, महारानी बनकर आती है। अगर तू ज्यादा देर से आएगी ना, तो हमसे कोई उम्मीद मत करियो कि हम तेरे पैसे नहीं काटेंगे। हम तेरे पैसे काटेंगे तब तू रोने मत बैठ जाइयो कि मालकी मेरे पैसे मत काटो, मैं गरीब हूँ। मालकिन माफ करना, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, कहीं भी आने जाने का रास्ता ही नहीं था। हर जगह पानी भरा हुआ था। ऊपर से आपको तो पता है ना कि मेरा घर आपके घर से कितना ज्यादा दूर है। कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था, कोई बस भी नहीं आ रही थी और ना ही बारिश रुकने का नाम ले रही थी। इसलिए मैं जैसे तैसे करके बारिश में भीगते हुए आ गई। माफ कर दो मुझे आज, आगे से कभी भी गलती नहीं दोहराऊंगी मैं। रहने दे, तू गलतियों का पुतला है। तू हर बार यही कहती है और फिर बाद में उसी काम को दोहराती है, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था काम पर रखने से पहले कि मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाके काम कर। हाँ, एक बात और, मुझे गंदगी कहीं दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिख गई ना तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। थोड़ी सी बरसात क्या हुई, तू तो बहाने बनाने लग गई कि पानी भरा था। और जो तू ये बहाने देती है ना, ये बहाने मुझे मत दिया कर। अगर तू मुझसे पैसे लेने आएगी ना, तो मैं भी तुझे ऐसे ही बहाने दूंगी। अच्छा एक बात बता, जब तू पैसे लेने आती है तब तो बिल्कुल टाइम पर आती है, तब तो तू कोई बहाना नहीं बनाती। सुलोचना शांति को काफी ज्यादा सुनाती है, पर बेचारी शांति चुपचाप बातें सुनकर अपने काम में लग जाती है। बरसात के चलते शांति की दिक्कत और परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। शाम को जब शांति काम से घर जाती है तो देखती है कि उसके घर में बहुत पानी भरा हुआ है और उसकी बेटी रिया पानी निकालते हुए बोलती है। माँ देखो ना, घर में पानी भर गया है। अब हम क्या करेंगे? पूरे घर में पानी भर गया है। मैं कब से पानी निकाल रही हूँ, पानी बाहर तो जा ही नहीं रहा, लेकिन बाहर से वापस अंदर जा रहा है। हमारी किताबें भी गीली हो गई हैं। हे भगवान, हम किस मौसम को दोष दे? यहाँ तो हर मौसम में हमारा बुरा हाल है। कुछ तो करो, ये बरसात तो रोको। रिया बेटी, जा तू बैठ जा, तब तक मैं पानी निकालती हूँ और हाँ कुछ देखती हूँ अगर हो पाए तो। शांति काम से आते ही घर के काम में लग जाती है और पानी निकालने लगती है। बरसात में गरीब शांति और उसके बच्चों पर मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही थी। धीरे धीरे कई दिन निकल गए और अब कई दिनों तक बारिश भी होती रही, जिस वजह से घर में पानी भरने के साथ साथ छत भी टपकने लगी थी, जिस कारण शांति खाना भी नहीं बना पा रही थी। और ये सब देखकर बिट्टू बोलता है। माँ, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे भूख लगी है। बरसात की वजह से मैं घर पर खाना नहीं बना पा रही हूँ। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? क्यों मुसीबत है हमारे ऊपर? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मुझे खाना तक नहीं मिल पा रहा है और मैं कहीं जाने लायक भी नहीं हूँ। घर में पानी भरा हुआ है, करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रिया को भी काफी बुखार आ जाता है। जैसे तैसे शांति बरसात में ही
अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर की दुकान पर जाती है, लेकिन डॉक्टर की दुकान भी बंद होती है। आसपास के लोगों के घरों में भी अब पानी भरना शुरू हो गया था। ऐसे में शांति मदद मांगने के लिए सुलोचना के पास जाती है और सुलोचना बोलती है। मालकिन मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हमारे घर में पानी भर गया है, घर में खाना तक नहीं बन पा रहा है, छत से पानी टपक रहा है और मेरी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास गई थी लेकिन वो वहाँ पर थे ही नहीं। कुछ करो मालकिन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बरसात में गरीब का बुरा हाल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, शायद मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाएगी। कुछ करिए मालकिन। तू मेरे पास क्यों आई है? मैं क्या तुझे डॉक्टर दिखती हूँ क्या? और जो तेरा ये हाल है ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बता, तू 4 दिनों से काम पे क्यों नहीं आ रही है? और तू काम पर आएगी या नहीं? साफ साफ बता दे, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। और हाँ, ये बरसात सबके लिए आती है और बरसात अच्छी होती है, इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। और देख, मौसम कितना ठंडा हो चुका है। और हाँ, मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। चल यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मालकिन, अमीर लोगों के लिए बरसात बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन हम गरीबों से पूछिए, गरीबों का हाल बरसात में बहुत ही बुरा हो जाता है। हमारे घर में पानी भर रहा है, छत से पानी टपक रहा है, घर में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर का कोई भी कोना बिना पानी के रहा ही नहीं है। और खाना तो इसलिए नहीं बन पा रहा कि छत से पानी टपक रहा है। कितनी मुसीबत होती है। तो हमें बरसात कहाँ ही पसंद आएगी। मैं यहाँ आपसे उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आपकी बात सुनकर साफ पता चल गया कि आपसे मुझे कोई मदद मिलने ही नहीं वाली है। शांति वहाँ से निकलकर जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है। वहीं शांति के आसपास वाले लोगों को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और शांति की मुसीबतों का तो मानो अंत ही नहीं हो रहा था। फिर भी शांति हिम्मत नहीं हारती है और अपने बच्चों को लेकर एक मंदिर पर चली जाती है और जहाँ वो आराम से बैठ जाते हैं। अभी वहाँ तक बारिश का पानी नहीं पहुँचा था। कई बड़े बड़े लोग मंदिर में आकर गरीबों और बेसहाराओं को दान दे रहे थे। ऐसे में एक जानकी नाम की औरत आती है और शांति को देखकर बोलती है, अरे, तुम्हें तो शायद मैंने सुलोचना के घर में काम करते हुए देखा है। तुम वहीं पर काम करती थी ना? तुम्हारा नाम शांति है ना तुम्हारा नाम? जी हाँ, मैं ही सुलोचना मालकिन के घर पर काम कर रही थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। इस मुश्किल घड़ी में जब मेरे घर में पानी भर गया, मेरी बच्ची की तबीयत इतनी खराब है, उन्होंने तब मेरी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब मैं ऐसे घर में काम नहीं कर पाऊंगी। अरे, तो तुम मेरे घर पर काम कर लो ना। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। तो एक काम करो, तुम मेरे घर पर चलो। घर के बाहर एक छोटा सा क्वार्टर भी है, तो वहाँ पर तुम रह लेना। वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि गरीबी में बुरा हाल हो जाता है बरसात आने पर। मैं भी किसी टाइम पर गरीब थी, इसलिए अब तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। सच में? आप मुझे काम और घर दोनों दे रही हो? हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत थी और तुम्हारा खाना मैंने खाया, वो तुम काफी अच्छा बनाती हो। तो अब ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। बरसात में बेहाल हुई शांति अब थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगी थी। शांति अब जानकी के घर का काम करती थी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। ज्योति अपनी माँ सुशीला को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से मिलवाते हुए कहती है, माँ, ये है अनुराग। मैं इसके बारे में ही अब तक आपको बताती रहती थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन करता क्या है? इसके परिवार में कौन कौन है ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी तेरी शादी इससे करवा दूंगी। माँ, वैसे तो अनुराग एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है। अनुराग के परिवार में कोई नहीं है, ये अकेला ही रहता है और शादी के बाद तो ये हमारे साथ ही रहेगा ना। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? क्या ये हमारे घर जमाई बनकर रहेगा? हाँ माँ, आप भी तो यही चाहती हो ना कि आपकी बेटी हमेशा आपकी नजरों के सामने ही रहे। तो अब से मैं, अनुराग और आप, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। क्यों, अनुराग के घर में कांटे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में तो यही होता है कि लड़की शादी के बाद अपने पति के घर रहती है, और तू ये बोल रही है कि तू और ये दोनों यहीं रहेंगे? माँ, अनुराग किराए पर रहता है। अब आप ही बताओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब आप यहाँ हो
तो हम क्यों कहीं और जाएं? और वैसे भी आपके साथ रहूंगी तो मुझे आपकी फिक्र भी नहीं लगी रहेगी। अच्छा जा, अब रसोई में जाकर चाय पानी तो लेकर आ, तब तक मैं थोड़ी बात कर लूँ अनुराग से। सुशीला वहाँ से ज्योति को रसोई में भेज देती है। जैसे ही ज्योति रसोई में जाती है कि तभी सुशीला अनुराग से सवाल जवाब करने लगती है और कहती है, देखो, मैं तो अपनी बेटी की शादी करती तो खूब सारा दहेज देती उसे, आगे भविष्य में उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अब तो तुम यही रहने वाले हो तो। आंटी जी आप फिक्र मत करो, हम यही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। लेकिन अब तुम यहाँ रहोगे तो। आंटी जी आप बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आमतौर पर तो लड़की वालों की तरफ से दहेज आता है, लेकिन जब यहाँ लड़का ही रहने आ रहा है तो दहेज भी तो उसे ही लाना चाहिए ना। क्या आप अपनी बेटी के पति से दहेज लेने की बात बोल रही हैं? अरे हाँ भाई, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी ने जिसको पसंद किया है वो कंगाल नहीं है, बल्कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो अच्छा है। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें भी समझ गया हूँ और आपकी बातें मानने को भी राजी हूँ। अनुराग सुशीला की सारी बातें मान जाता है और दहेज लाने के लिए भी हाँ करता है। अनुराग का आत्मविश्वास देखकर सुशीला भी शादी के लिए स्वीकृति दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के साथ ही अनुराग सारा दहेज ले आता है और ये दहेज वाली बात को ज्योति से छुपाने के लिए सुशीला बहाना भी बना देती है कि ये सब सामान ज्योति की शादी का तोहफा है, इसीलिए ज्योति भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद सुशीला की पड़ोसन उसके घर आती है और सुशीला से कहती है, अरे तेरी तो किस्मत ही चमक गई, कहाँ तेरे घर में कुछ भी नहीं था और तेरे दामाद के आते ही घर में देखो कैसे भर गया है। दामाद के साथ दहेज भी आया है क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरे दामाद जिसका खुद का घर नहीं है वो क्या दहेज लाएगा? बात तो सही ही है तेरी, लेकिन तेरे दामाद के कदम बड़े शुभ है, वरना जो घर पुराने सामान से भरा था वो दामाद के आते ही कैसे नए सामान से भर गया। क्यों, अब तो तू मेरी बात से सहमत है ना? नहीं, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अरे ये तो मैंने पैसे बचाए थे, ये सोचा था जब बेटी की शादी होगी तो उसे दहेज में दूंगी, लेकिन यहाँ तो बेटी का पति ही मेरे घर आ गया। कोई बात नहीं, ये तो तेरे लिए ही अच्छा हुआ। अब तक तो बस तेरे पास बेटी थी, लेकिन अब तेरे पास बेटा और बेटी दोनों है, इसलिए मुंह मत बना। सुशीला अपने दामाद की बुराई ही करे जा रही थी और उसकी पड़ोसन इन सब बातों के लिए उसे बार बार समझा रही थी। इतने में अनुराग वहाँ पर अपना लैपटॉप लिए आता है और अनुराग को देखकर सुशीला कहती है, अब खुद ही देख ले, मेरा दामाद तो घर पर ही रहता है तो ये दहेज कहाँ से लाएगा? अरे इसकी इतनी ही औकात होती तो ये मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाता ना, यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहता। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? अरे सुशीला, तू क्यों अपने दामाद की बुराई कर रही है, वो भी किसी बाहर वाले से? ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो भी लैपटॉप पे काम कर रहा है, वैसे भी आजकल तो लोग घर से ही काम करते हैं ना। दूर से सबको सब ठीक लगता है, लेकिन जो यहाँ रह रहा होता है ना, उन लोगों के साथ एक बार जरा उनसे भी पूछ लो कि क्या सच में सब ठीक है या बस दिमाग का वहम है। खैर, अब ये सब तेरे घर की बात है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से सुशीला की पड़ोसन चली जाती है और ये सब होते हुए भी अनुराग कुछ ज्यादा नहीं बोलता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ज्योति, सुशीला और अनुराग तीनों साथ बैठे थे। तभी ज्योति कहती है, माँ आज तो सभी घर पर है, मैं आज सबके लिए चाय पकौड़े बनाऊं? हाँ ये बहुत ही सही बोला तुमने, मेरा वैसे भी बहुत मन है कुछ अच्छा सा खाने का। ज्योति तुम पकोड़े के साथ धनिया और पुदीने की चटनी बना देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, और माँ आपको भी कुछ खास बनवाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, तू काम कर और तेरा पति बैठे बैठे तेरे पर हुक्म चलाए। क्या मतलब आपका माँ? साफ साफ बोलो, आपको बोलना क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जैसे तू बहू बनकर जाती अपने पति के घर, वैसे ही अब तेरा पति भी तो हमारे घर में साथ रहता है, तो उसे काम करना चाहिए, तो तू क्यों कर रही है? माँ आप क्या बोल रही हो? वैसे ही अनुराग जी दिन भर काम करते रहते हैं और अब क्या घर का काम भी वही करें? वैसे तो आप बड़ा बोलती थी कि लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना होता है, लेकिन अब जब अपने ही दामाद से खाना बनाने की बात कर रही हो तो बुरा नहीं लग रहा? ज्योति तुम माँ को क्यों जवाब दे रही हो? जो माँ के मन में था माँ ने तो वही बोला है ना। अनुराग तुम रहने दो, माँ का ना रोज का ही हो गया है, तुम्हें बिना बात के ही इतना सब कुछ बोलती रहती हैं।
अब तो कुछ बोलना भी पाप हो गया है। मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना। पति ने अच्छे से समझा जो दिया है। सुशीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुशीला को अनुराग जरा भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वो अपने दामाद को नीचा दिखाए। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। एक रोज अनुराग अपने कमरे में आराम से बैठा था, तभी वहाँ सुशीला आती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। और एक तो तुम हमारे घर में रह रहे हो, ऊपर से मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं सब अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक ज्योति को ये तक नहीं बताया कि उसका पति दहेज लेकर आया है। नहीं बताया है तो बता दो ना। वैसे भी जिस तरह से मेरी बेटी आजकल मेरे साथ बर्ताव कर रही है ना, मुझे तो यकीन है कि तुमने उसे सब बता दिया होगा। सुशीला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में वहाँ ज्योति आती है और ये सब सुनने के बाद कहती है, माँ, मैंने उस दिन ही आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी जब आप मेरे पति से दहेज मांग रही थी। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा तो कभी कुछ नहीं बोला। नहीं माँ, गलत तो आपने समझा अपने दामाद को और मेरे पति के लाए हुए दहेज को। आप ये बोल रही थी कि शादी का तोहफा है। ज्योति, अब ये सब बातें करके क्या फायदा? छोड़ो ये सब बातें। नहीं अनुराग, आज मुझे बोलने दो। माँ, ये मेरे पति हैं और आप बार बार यूँ इस तरह इनका अपमान नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तू। माँ, अब आप कुछ मत बोलो। अनुराग बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहा था और अनुराग की इतनी अच्छी जॉब है ना कि उसने कुछ ही दिनों में अपना घर भी ले लिया है और अब से हम वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों कहीं मत जाओ। सुशीला को अपनी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ज्योति अब अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और वो अपने पति के लाए दहेज के साथ सुशीला के घर से चली जाती है। निधि बहुत काली थी, उसे अपने रंग से बहुत शर्म आया करती और वो जब देखो नई नई क्रीम और मेकअप अपने चेहरे पर लगाया करती जिससे वो गोरी हो जाए। एक दिन वो अपने हाथ में बेसन और हल्दी का घोल लेकर नहाने जा रही होती है। तभी उसकी माँ अंजलि उसे टोकते हुए कहती है, ये सब क्या है? घर का महीने का आधा राशन तो तू नहा कर ही खत्म कर देती है। कभी दूध से नहाती है, कभी बेसन से, तो कभी नमक से। अरे ये सब खाने पीने की चीजें हैं, इनको क्यों बर्बाद करती है तू? माँ, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि बेसन से नहाने से गोरे हो जाते हैं और हल्दी डालने से रंग निखरता है। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए और टोकिए मत। देखना कैसे निखर कर आऊंगी बाथरूम से बाहर। निधि ये बोलकर बाथरूम में जाती है और जब वो बाहर आती है तो पूरी पीली हो गई थी क्योंकि उसके उपटन में हल्दी ज्यादा थी। जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, देख मेरी बच्ची सुन, तुझे गोरा होने की जरूरत नहीं है। तुझे जैसा कुदरत ने बनाया है तू बहुत प्यारी है। और तूने कभी अपने बाल नहीं देखे क्या? इतने लंबे बाल है, किस्मत वालों को मिलते हैं इतने लंबे बाल। इसीलिए जो तेरे पास नहीं है उसका अफसोस मत कर, बल्कि जो तेरे पास है उसकी खुशी मना। कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस के चलते तेरे पास जो है तू उसे भी खो दे। निधि पर अंजलि की बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखती है। निधि का परिवार बहुत गरीब था। उसकी शादी भी एक गरीब घर में ही होती है। उसका पति पवन एक छोटी सी फैक्ट्री में 10,000 रुपए की नौकरी किया करता। एक दिन निधि काली साड़ी पहनकर खुले बाल लिए पवन के सामने आती है और एक पल के लिए तो पवन डर जाता है और उससे कहता है, अरे मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है, फिर क्यों मुझे डरा कर मारना चाहती हो? ऐसे काली साड़ी पहनकर काली सूरत लिए खुले बालों में कोई सामने आता है क्या, वो भी ऐसे अचानक से? अजी आप भी मुझे काली बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। अरे मेरी कल्लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ ना क्या बात है? जी मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बालों को कलर करवाना है, इससे बाल बहुत सुंदर लगते हैं। क्या 5,000 रुपए? अरे मजाक है क्या? मेरे आधे महीने की तनख्वाह है ये। मैं इतने पैसों में तुमको कैसे ला करके दे सकता हूँ? भूल जाओ, तुम जैसी हो ना मुझे पसंद हो। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। देखो जी, ये मीठी बातों की मीठी गोली मुझे मत दो। कह देती हूँ, मुझे बाल रंगवाने हैं, पैसे दे दो चुपचाप, वरना पंखे से लटक जाऊंगी और काली साड़ी में काली चुड़ैल बनकर भटकूंगी और तुम्हारी रात को भी काली कर दूंगी। निधि की बात सुनकर पवन अपने जोड़े हुए पैसों में से उसे 5,000 रुपए निकाल कर देता है और निधि अगले दिन अपने बाल सुनहरे रंगवा कर घर आती है। उसकी सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी बहू को देखकर डर जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गयो?
ये कोई बाबा ने वरदान देकर तेरे बाल सोने के बना दिए हैं क्या बहू? अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, अभी तेरे सर पर उस तरह फिरवा कर दुबई निकल जाऊंगी और 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाऊंगी। अभी बता दे अगर ऐसा है तो कुछ। बुढ़िया जल रही है मुझसे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना। अरे हटिए माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू निधि, मुझे अंदर आने दीजिए। निधि अंदर जाती है और विद्या अपनी बहू का ये हाल देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम के समय जब पवन आता है तो दोनों माँ बेटी निधि को घेर कर बैठ जाते हैं और पवन कहता है, क्या छपरी लग रही हो तुम भी यार, ऐसे कौन करवाता है? किसने बोला तुमको ये सब कुछ करवाने पे तुम सुंदर लगोगी? सुनिए जी, मैं ब्लैक ब्यूटी लग रही हूँ ना ऐसे, मुझे ये ब्यूटी पार्लर वाली ने बताया है, समझे ना। अरे मेरी गोबर की घासी राम बहू, वो सब तो पार्लर वाली अपना धंधा जमाने के लिए कहती है। मैं भी तो जाती हूँ तो मुझे भी हेमा मालिनी कहती है वो, जबकि मैं तो कटरीना लगती हूँ। निधि दोनों से मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब विद्या और पवन भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, पर विद्या पूरी कोशिश करती है कि निधि बाहर आ जाए। वो हर सामान पहले ही घर में लाकर रख देती। 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रोज विद्या की बहू काली सूरत और सुनहरे बाल लेकर बाहर जा रही होती है तो विद्या उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे राजधानी, कहाँ को जा रही है? तुझे जाना है तो जा, लेकिन सर पर पल्लू रख कर जा। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जमाना कितना आगे चला गया है और आप उसी पुरानी सोच में डूबी हैं कि बहू सर पर घूंघट करके बाहर जाए। माँ जी सोच बदलिए अपनी। और तू बाल बदल अपने। निधि उसकी नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद निधि रोते हुए घर आती है। तब तक पवन भी घर आ चुका था और निधि रोते हुए सबको कहती है, माँ जी आज तक तो लोग मुझे बस काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब तो कच्चा बादाम वाली चुड़ैल, द्वारका मोड़ मेट्रो वाली चुड़ैल, मेहंदीपुर बालाजी से भागी भूतनी आलू प्याज वाली चुड़ैल, एनाबेल, कंचना, ना जाने क्या क्या कह रहे थे वो लोग मेरे बारे में। मैंने तो तुझे समझाया था लेकिन तूने मेरी सुनी तब ना। अब हम गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा 5,000 लगवा कर तेरे बाल रंगवा पाए। कोई बात नहीं बहू, अब जैसी है उसी में खुश रहे। कहते हैं कि हमारी गलतियों की सजा हमको जीते जी मिलती है। आज वो देख भी लिया। विद्या ये बोलकर निधि को समझाती है, जिसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। पर निधि को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अब उसके सुनहरे बाल बुरे लगने लगे थे। वो रात को जाग रही थी कि तभी वो देखती है सामने वाले घर में 2 चोर घुस रहे हैं। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलवा लेती है और उस घर में चोर के पीछे जाती है। चोर सामान चुरा रहे थे। जैसे ही एक चोर की नजर शीशे पर जाती है, वो अपने पीछे निधि को खड़ा देखता है, जिसकी काली सूरत और सुनहरे बाल देखकर वो उसे चुड़ैल समझ लेता है और जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर! एक सेकंड, चोर तो हमें भूत भूत, मम्मी बचा भूत। चोर के भूत भूत चिल्लाने की आवाज से सब जागने लगते हैं और दोनों चोर बाहर की तरफ भागते हैं। तभी इंस्पेक्टर देशमुख चोर को पकड़ लेते हैं और निधि से कहते हैं, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है इन चोरों को पकड़वाकर। आप जानती है कि सरकार ने इन पर 10,000 का इनाम रखा है, जो कि अब आपका हुआ। कल चौकी आकर आप अपना इनाम लेके जाइएगा। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये पता ही नहीं था कि इन चोरों पर इनाम है। सोच रही हूँ ऐसे ही बाल सुनहरे रहने दूं और पुलिस में भर्ती हो जाऊं। रोज 2-4 चोर तो पकड़ ही लिया करूंगी। बस बस मैडम, इमोशन पे काबू रखिए। कल इनाम लेने आ जाना। चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। इंस्पेक्टर ये बोलकर चोरों को लेकर चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन निधि थाने जाकर अपना इनाम लेकर आती है और बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर उसकी सास कहती है, अरे वाह मेरी करीब काली बहू के सुनहरे बालों ने तो कमाल कर दिया। अब तो तू फिर से अपने बाल रंगवा सकती है। और बचे हुए पैसों का तू क्या करेगी? माँ जी 5,000 में मैं बाल काले करवा लूंगी और 5,000 रुपए उन्हें वापस कर दूंगी, क्योंकि ये पैसे उन्होंने मुझे अपनी बचत से निकाल कर दिए थे। जो करना है कर लेना बहू, पर बाल काले करवाने से पहले मेरे 2-4 काम कर दे। पर क्या काम माँ जी? विद्या निधि को रात को लेकर अपने मोहल्ले में जाती है और जिन जिन औरतों से विद्या की लड़ाई थी उन सबको रात को अपनी बहू के सुनहरे बालों से डरा देती है और सुबह अपनी बहू के बाल काले करवाती है, जिसके बाद निधि दोबारा अपने बाल कभी किसी रंग में नहीं रंगवाती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।